very good morning to all of you. तो today I will start a new chapter, या आप कह सकते हैं लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दिस ईयर, बायोमॉलिक्यूल्स। क्योंकि इस बार क्या है कि जो रिलेटेड सिलेबस में आपको पॉलीमर्स और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ बढ़ा दिया गया है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर फॉर क्लास 12 के लिए, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स जो हम लोग पढ़ते हैं ये बायोकेमिस्ट्री का ब्रांच है, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री में हम लोग करते क्या है कि हम लिविंग सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कोई भी लिविंग, जैसे ह्यूमन बींग्स को ले लीजिए या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उस प्रोसेस का हम लोग क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के थ्रू स्टडी करते हैं। अब वो जो भाई बायोकेमिस्ट्री, तो वर्ड जो जुड़ा है बायो प्लस केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री होता है किससे, केमिकल रिएक्शन से है। बायो क्या होगा, बायोलॉजी वर्ड जो गया वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लिया गया है। तो सबसे पहली चीज भी ये, बायोमॉलिक्यूल्स इज द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। Molecules is the branch of biochemistry. तो बायोमॉलिक्यूल क्या है, बायोकेमिस्ट्री का ब्रांच है। तो अब इस बायोकेमिस्ट्री को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, बायोकेमिस्ट्री है स्टडी ऑफ Biochemistry is the study of what goes on within the living system। एक लिविंग सिस्टम के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है उसकी स्टडी हम लोग बायोकेमिस्ट्री के थ्रू करते हैं। क्या होता है, आप कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। वो जो बायोकेमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स जो अपना वर्क करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोकेमिस्ट्री का ब्रांच है। और बायोकेमिस्ट्री के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है उसकी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए कि बायोमॉलिक्यूल्स इज द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स इज द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ व्हाट गोज ऑन विद इन द लिविंग सिस्टम। इट इज इन्वॉल्व मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड द बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए। फिर बायोकेमिस्ट्री को हम लोग क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टू कैटेगरी में। बायोकेमिस्ट्री को टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बायोकेमिस्ट्री एक हम लोग बोलते हैं बायो इनऑर्गेनिक, और एक हम लोग बोलते हैं बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हम लोगों को क्या होता है, जो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसी की स्टडी हम लोग करते हैं। अब बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि क्या क्या आ सकते हैं, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमारे बायो ऑर्गेनिक पार्ट्स में आते हैं। और एक और न्यूक्लिक एसिड,
न्यूक्लिक एसिड। अब बायो इनऑर्गेनिक हमको पढ़ना नहीं है, उनको सिर्फ क्या पढ़ना है, बायोऑर्गेनिक, जिसमें उनको क्या क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड हमें खासकर पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, बायोऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक। और हमको अपने सिलेबस के थ्रू क्या पढ़ना है, बायोऑर्गेनिक। बायोऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है हमको, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो नोट कीजिए, तो हम लोग स्टार्ट। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन किया गया, यदि आप वर्ड को ध्यान से देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स मीन्स वाटर, मतलब आप इसे अगर आप वर्ड मीनिंग को भी ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि दिस इज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दिस इज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या हो गया कि इनिशियली इसको फर्स्ट टाइम इसी तरह डिफाइन किया गया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, लेकिन ये जो डेफिनेशन था ये सही नहीं था। तो चलिए पहले हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब समझते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कार्बन क्या है, एक्स कार्बन हो और वाटर के वाई मोल हो, दिस इज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो हम लोग इस जनरल फार्मूला से इंडिकेट कर सकते हैं। इस हाइड्रेट्स कार्बन को जनरल हम लोग इस फार्मूला से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन जो होता है वो वाई मोल ऑफ H2O से ऐड होता है। लेकिन मैंने बताया ये इनिशियली डेफिनेशन दिया गया था, ये डेफिनेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं जाके आगे चल के गलत साबित हो गया। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास सुक्रोज है, ग्लूकोज ले लीजिए C6H12O6, हम ग्लूकोज देखिए, ठीक है। अब जानते हैं ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। अगर इसको हम लोग इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, कार्बन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो लिख सकते हैं H2O का होल 6, इस तरह से हाइड्रेट ऑफ कार्बन। मान लीजिए आपके पास शुगर है C12H22O11, क्या आपके पास सुक्रोज है, तो सुक्रोज को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं C12H2O का 11, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जबकि ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है, दिस इज द ग्लूकोज, दिस इज द सुक्रोज। लेकिन जब एसिटिक एसिड को देखा गया, वाले यहां मैं एसिटिक एसिड ले रहा हूं, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगर इस एसिटिक एसिड को हाइड्रेट्स के रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, कार्बन कितने 2, C2, ऑक्सीजन कितने 2, C2H2O का होल ट्वाइस, भाई कैसे राइट करेंगे, C2H2O का होल ट्वाइस। लेकिन ये एसिटिक एसिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है जो कि आप हाइड्रेट्स के फॉर्म में तो राइट कर सकते हो, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। इसलिए डेफिनेशन जो हो गया आगे चलकर फेल हो गया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बट दिस इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बट इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। आप लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है बट ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो इसमें इसलिए डेफिनेशन क्या हो गया, फेल हो गया। एक कंपाउंड है रैमनोज,
क्या है? रेमनोज इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5। रेमनोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5। अब देखिए रेमनोज क्या है, मैं आपको बता दूं, ये खुद एक कार्बोहाइड्रेट है। खुद एक क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर इस रेमनोज के फॉर्मूले को हाइड्रेट फॉर्म्स में राइट किया जाए तो क्या कर सकते हैं? देखिए C6 अगर मैं यहाँ हाइड्रेट फॉर्म में राइट करूं तो ऑक्सीजन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। मैं कुछ भी करूंगा तो लेकिन देखिए हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगा। इसका मतलब ये हाइड्रेट फॉर्म्स नहीं बना सकता। तो रेमनोज को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या जो आपने एसिटिक एसिड को भी देखा कि वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और रेमनोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसके फॉर्मूले को हाइड्रेट्स फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। ये सब देखते हुए एक नया मॉडर्न डेफिनेशन दिया गया। वो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा फोकस उसी मॉडर्न डेफिनेशन पे ही होगा। तो आइए कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। Carbohydrates are optically active polyhydroxy aldehyde and polyhydroxy ketone। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। सच compounds which produce these on hydrolysis, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑप्टिकली एक्टिव। और पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हो गया, पॉली वर्ड कहाँ लगाए जाते हैं? जहां 3 से ज्यादा क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मॉडर्न डेफिनेशन के अनुसार जब कार्बोहाइड्रेट की स्टडी किया गया तो ये बात क्लियर हो गया कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? 2 या 3 से ज्यादा OH ग्रुप होते हैं और साथ में फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव हम लोग आपको दिखाएंगे स्ट्रक्चर के थ्रू कि क्या होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कार्बोहाइड्रेट के अंदर चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। तो सर आप अपने घरों में यूज किए होंगे ग्लूकॉन डी, ठीक है। ग्लूकॉन डी ये वही ग्लूकॉन डी है, ठीक है। डी वर्ड क्यों यूज किए जाते हैं? स्पेशली मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो डी वर्ड एल वर्ड यूज करते हैं वो हम लोग स्पेशली से बोलते हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन। अब डीएल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी करते हैं तो आपको बताया जाता है कि व्हाइट लाइट गोज ऑन द प्रिज्म एंड स्कैटर्ड
perpendicular line. This perpendicular line, a light goes on the organic solvent, pass through the organic solvent. ठीक है, they rotate clockwise and anti-clockwise direction. तो जब उस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो उसे हम लोग डी प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। और जब वो पीपीएल लाइट, उस लाइट को हम लोग पीपीएल बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को, जब वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तब हम उस लाइट को उस डायरेक्शन में बोलते हैं लीवो रोटेटरी, जिसे हम लोग एल माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो डीएल इज द नोमेनक्लेचर, डीएल इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ स्पेशली कार्बोहाइड्रेट या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो चलिए बनाते हैं डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाया जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। क्या लिखते हैं, डी ग्लूको, चाहे इसे बोलते हैं डी प्लस डेक्सट्रोरोटेटरी क्यों बोलते हैं। ये जो लास्ट वाला कार्बन होता है, यदि उस लास्ट वाले कार्बन के राइट हैंड साइड OH हो, उस लास्ट वाले कार्बन के CH2OH, आपको अगर वीडियो नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं, CH2OH लास्ट कार्बन। अब इमेज क्लियर हो गई। तो ये जो लास्ट वाला कार्बन CH2OH है, इसके राइट हैंड साइड अगर OH प्रेजेंट है तो हम लोग उसे बोलते हैं D प्लस। क्या बोलते हैं, D प्लस मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। D प्लस का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो डेक्सट्रोरोटेटरी बोलते हैं। यहाँ डी प्लस का मतलब क्या होता है, डी प्लस का मतलब होता है कि पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, डी प्लस, मतलब क्या हो गया, डी प्लस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। सपोज दैट मैं बिकॉज क्योंकि मैंने लिखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यदि मैं यहाँ पे मिरर लगा दूं, क्या लगा दूं, मिरर लगा दूं, दिस इज द मिरर, और इसका अगर मैं मिरर स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए कैसे बनेगा। ये देखिए मैंने मिरर स्ट्रक्चर कर दिया 1 2 3 4 5 6। अगर आप OH को देखेंगे तो आपको कहां दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा। कहां दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है। OH कहां दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है सर। तो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है तो उसका नाम क्या हो गया, एल ग्लूकोज। क्या नाम हो गया, एल ग्लूकोज का मतलब हो गया सर एल माइनस। एल माइनस का मतलब क्या होता है सर, एल माइनस का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी, TATORY, लीवो रोटेटरी का मतलब ये हो गया कि पीपीएल लाइट मूव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम सब लास्ट वाले कार्बन पे जो OH लगा है उसके डायरेक्शन को देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो दिस इज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दिस स्ट्रक्चर इज अ मिरर स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसे देखिएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो अभी मैंने आपको दिखाया कि स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज इट इज सो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट आइए हम लोग बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लिए जाए या कैरेक्टर्स जिसे बोलते हैं। तो पहली चीज तो डी ग्लूकोज क्या है, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। इट इज ए कार्बोहाइड्रेट और इट इज द मोस्ट abundant substance, abundant बायोमॉलिक्यूल्स भी आप कह सकते हैं। abundant बायोमॉलिक्यूल, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ये मॉलिक्यूल्स है डी ग्लूकोज, ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स है। इसका जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ डी ग्लूकोज का जो सोर्स होता है, फर्स्ट ये पाया जाता है स्टार्च के रूप में, सेकंड ग्लाइकोजन के रूप में, थर्ड सेलुलोज के रूप में। अब बात आती है व्हाट इज द स्टार्च। स्टार्च का मतलब होता है कि जो कवर होता है किसका, व्हीट का, पोटैटोज। स्टार्च कहाँ कहाँ मिलते हैं, व्हीट में, पोटैटोज में, राइस में, ठीक है, ब्रेड में। यहाँ का क्या होता है, ये सब में क्या पाए जाते हैं, स्टार्च पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्टार्च पाए जाते हैं, ठीक ठीक है बेटा। ग्लाइकोजन जो होता है कहाँ स्टोर होता है, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल। आप देखते हैं कि आप के बॉडी के अंदर लंबे समय तक एनर्जी होती है, वो किस तरह से, क्योंकि बॉडी में जो मसल्स होते हैं उसमें ग्लाइकोजन स्टोर किए जाते हैं, और जो लीवर होता है वो लंबे समय तक आपको वर्क करता रहता है, एनर्जी देता रहता है, क्योंकि ग्लाइकोजन का स्टोर जो होता है वो लीवर में ही होता है। सेलुलोज बेटा क्या होता है, कोई लकड़ी की जो ऊपरी लेयर होती है, अपर लेयर, दैट इज कॉल्ड द सेलुलोज। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो वुड होता है उसकी जो अपर लेयर होती है वो क्या होती है, सेलुलोज होती है। तो आप आगे लिख सकते हैं अपर लेयर ऑफ वुड, ठीक है। तो ये जो होता है डी ग्लूकोज का जो होता है सोर्स होता है, ये आपका सोर्स भी है, मैंने आपको स्टोरेज भी बता दिया कहाँ कहाँ किसका स्टोर होता है। फिर नेक्स्ट एक सबसे बड़े वुड का भी आप जानते हैं यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सेलुलोज का कॉटन में कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, कॉटन आप जानते हैं, कपड़ा बनाते हैं उसमें भी सेलुलोज होता है। क्लॉथिंग में, कॉटन भी उसको हम जानते हैं क्लॉथिंग में करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो डी ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि जो डी ग्लूकोज बनाने का एक भी और स्टार्च कैसे बनता है, तो आप अगर पढ़े होंगे स्टार्च जो होता है, स्टार्च हम लोग बनाते हैं, कौन, प्लांट्स लोग किसके थ्रू बनाते हैं, प्लांट्स इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस आपने देखा होगा कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ये ग्रीन प्लांट करते क्या है, एटमॉस्फेयर से 6 मोल CO2 प्लस 6 मोल H2 लेते हैं, और उस लीफ जो प्लांट की लीफ होती है जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। इनकी सहायता से क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस 6 मोल ऑक्सीजन निकालते हैं। दिस इज नोन एज द स्टार्च। स्टार्च इज अ पार्ट ऑफ डी ग्लूकोज। इस स्टार्च में क्या स्टोरेज होता है, डी ग्लूकोज। ये डी ग्लूकोज क्या करता है, प्लांट्स के लिए फूड का वर्क करता है, प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को लिविंग के लिए क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन और स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज के बारे में बताए थे, और डी ग्लूकोज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को कई तरह से क्लासिफाई किया गया है, एक एक करके हम लोग सबकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्लासिफाई कर रहे हैं, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग कार्बोहाइड्रेट का करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एल्डोज शुगर, और सेकंड क्या होता है, कीटोज शुगर। ठीक है, मैं इसे 1 और 2 दे रहा हूं। एल्डोज शुगर का मतलब क्या होता है, हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप। और कीटोज शुगर का मतलब क्या होता है, हैविंग कीटो ग्रुप का मतलब कीटो ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के होते हैं, एक जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है एंड नेक्स्ट जिसमें कीटोन ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए एग्जांपल आप लिख सकते हैं ग्लूकोज, और कीटोन ग्रुप के लिए आप एग्जांपल लिख सकते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ग्लूकोज का भी फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, बट दोनों के स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक में एल्डिहाइड होते हैं और एक में कीटोन होते हैं। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं फिशर फॉर्म में। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। नीचे वाला कार्बन आपको नहीं दिख रहा है, नीचे वाला कार्बन CH2OH है। नीचे वाला कार्बन क्या है, CH2OH में थोड़ा सा ऊपर से राइट कर देना हो, कैमरे में मैंने देखा वो कवर नहीं किया। वन 2 3 4 5, एक कार्बन कम हो गया। 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें 4 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4। यदि आप फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो फर्स्ट वाले कार्बन पे CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड हो, इस तरह से, फिर COH EH CEH OH 1 2 3 4 एंड OH EH, फिर लास्ट वाले कार्बन पे CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन हैविंग कीटोन ग्रुप। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ reducing sugar, on the basis of nature या reducing nature।
तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। इस तरह का कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक फर्स्ट होते हैं रिड्यूसिंग शुगर एंड सेकेंड होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है कि इट विल बी रिड्यूस बाय फैलिक एंड टॉलरेंस रीजन। मतलब जो फैलिक और टॉलरेंस रीजन के द्वारा क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं सभी मोनोसैकराइड्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। मोनोसैकराइड्स मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हो, 6 हो। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सब रिड्यूसिंग शुगर है। और ये क्या करते हैं, रिड्यूस, ठीक है। इन रिड्यूसिंग शुगर की खास बात क्या होती है, खास बात ये होती है, एक लैक्टोज भी होता है, लैक्टोज भी लिख लीजिएगा, लैक्टोज। ये रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन या टॉलरेंस रीजन के द्वारा क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। और इस मोनोसैकराइड्स का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, नो हाइड्रोलिसिस। हम इसका डिस्कस आगे करेंगे, हाइड्रोलिसिस क्या होते हैं। तो ये मोनोसैकराइड्स होते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है क्योंकि ये खुद ही एक सिंगल यूनिट में होते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है यार, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जिसमें एक से जैसे सुक्रोज होते हैं, जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज देता है। तो मोनोसैकराइड्स खुद ही एक सिंगल यूनिट होते हैं, इसलिए इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है जो रिड्यूस नहीं होते हैं, जो रिड्यूस नहीं होते हैं, जैसे सुक्रोज जो होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और सुक्रोज की खास बात क्या होती है, ये हाइड्रोलिसिस होकर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देते हैं। क्या देते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग नेचर, जो फेलिंग सोल्यूशन या टॉलरेंस रीजन के द्वारा रिड्यूस हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। जो रिड्यूस नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर मैंने एग्जांपल दिया, ऑल द मोनोसैकराइड्स जैसे सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सबसे बेस्ट एग्जांपल सुक्रोज, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो होता है टेस्ट के बेस पे होता है। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं शुगर और एक होते हैं नॉन शुगर। एक तो हम लोग बोलते हैं शुगर और एक तो हम लोग बोलते हैं, इसके बेस पे है जो शुगर आपको खाने में स्वीट लगता हो उसे हम लोग बोलते हैं शुगर, जो स्वीट ना हो, मीठा ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन शुगर। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये क्लासिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं, कार्बन एटम के नंबर पे क्लासिफाई करते हैं। तो अब ऐसे सपोज दैट अगर आप सोचिए, मान लिया कार्बन 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है। तो 3 रहता है तो लोग पढ़ते हैं ट्रायोज, 4 रहेगा तो बोलेंगे टेट्रोज, 5 रहेगा तो पेंटोज,
6 रहेगा तो हेक्सोज। ओज वर्ड जो लगाते हैं हम लोग शुगर के लिए लगाते हैं। ओज वर्ड का मतलब क्या होता है? शुगर। तो यदि आप क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ एटम के बेस पे कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से नेमिंग करते हैं। 3 को ट्रायोज, 4 को टेट्रोज, 5 को पेंटोज, 6 को हेक्सोज। तो स्टूडेंट जैसे मान लीजिए किसी भी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड हो और उसके 4 कार्बन लगे हो, 1 2 3 4, और यदि आपको इसकी नेमिंग करना हो तो 1 2 3 4 5 तो लिखेंगे पेंटोज शुगर। ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करना है। मान लीजिए यहाँ पे आपको कीटोन ग्रुप लगा हो और इस तरह से 4 कार्बन लगा हो तो 3 ये हो गए और एक ग्रुप का 4 तो बोलेंगे टेट्रोज। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो बताएंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन जब हम हाइड्रोलिसिस के बेस पे करते हैं, किस बेस पे? हाइड्रोलिसिस के बेस पे करते हैं तो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर या ग्लूकोज में हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, उसका एविडेंस, एल्डिहाइड होते हैं उसका एविडेंस हम लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और एक चीज याद रखिए, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर भी है, क्योंकि हम लोग क्या होता है केमिस्ट्री वाले होते हैं इसलिए सोचते हैं कि ये बायोलॉजी का चैप्टर है तो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये बहुत इजी चैप्टर है। थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना है, इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ग्लूकोज के सेकंड लेक्चर में लेकर आते हैं कुछ नई चीजें। थैंक यू।